मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 13 वीडियो दिए गए हैं। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी संबंधित टॉपिक थे, कुलराउश का नियम, डेबाय-हकल-ऑनस्टेंगर समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन पर आधारित 3-4 वीडियो बनाए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण था नर्स्ट इक्वेशन E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log base 10 उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा विकारक का सक्रिय द्रव्यमान, उसको केसी भी लिखा गया था जो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा विकारक का सक्रिय द्रव्यमान होता है। फिर आज हम इस चैप्टर का मिसलेनियस बता रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर में जो जो टॉपिक आप पढ़े हो उससे संबंधित क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, उससे संबंधित आज सवाल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जा सकता है। एक बात जानो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप इससे संबंधित क्वेश्चन में जो जो मेटल दिए रहेंगे उससे संबंधित आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दो। Zn हो गया और Cu हो गया। अगर जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन डालोगे Zn प्लस CuSO4, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn Cu से ऊपर है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ZnSO4 प्लस Cu। क्या आप किसी ऐसे मित्र के घर पे जाकर के रहना पसंद करोगे कि सुबह क्या हो कि आपका सामान ही गायब हो गया हो? तो ऐसे जगह आप जाकर के नहीं रहोगे ना। उसी तरीके से क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को हम जिंक के पात्र में रख रहे हैं, तो जिंक के पात्र में आप रखोगे तो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर है। आप अनुप्रयोग पढ़े हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं के विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देता है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। इस कारण से जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाना सुरक्षित क्या है, नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर है और ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखो, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की क्षण डालने पर Fe की क्षण डालने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की क्षण डालने पर क्या प्रभाव होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की क्षण डालने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? नीला रंग किस कारण से होता है? आप 11th में आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़े हैं, तो किसी भी विलयन का गुण उसके आयनों के गुण पर निर्भर करता है। जैसा आयन का कलर होगा वैसा ही कलर पूरा विलयन प्रदर्शित करेगा। तो इसमें क्या है, हम ECS बना दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जिस क्वेश्चन में जो जो मेटल दिया हुआ है बस उसी से संबंधित आप बनाइए। तो Cu है और Fe है, कौन ऊपर कौन नीचे? Fe ऊपर है, Cu नीचे। क्या करेगा, Fe CuSO4 है, ये आयरन धातु की क्षण जब आप डाल दोगे, देखो यहां कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसका रंग नीला होता है। नीला क्यों होगा? क्योंकि CuSO4 जब है तो इसमें Cu2 पॉजिटिव उपस्थित होंगे, इसका रंग नीला होता है। तो इसके कारण से कॉपर सल्फेट का विलयन या क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। जब इसमें आयरन की क्षण आप डुबा दोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन Cu से ऊपर है, तो क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये बना देगा FeSO4 प्लस C।
यहाँ पे Cu हो गया, तो Cu का कोई कलर नहीं होगा, Cu2 पॉजिटिव स्टेट में था तो नीला था, इसके कारण से विलेन जो होता है वो विलेन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है, चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट तथा माइनस 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की सक्रियता का घटता क्रम लिखना है। सबसे पहला काम क्या करो कि आप ECS बना दो ABCD का। ABCD तो कोई तत्व आप कोई मेटल पढ़े नहीं है आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में, उसके लिए ये क्या दिया है, उसके लिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनी है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में, यानी कि नेगेटिव वाला जितना अधिक था उसको सबसे ऊपर रखा गया था और धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा था, सबसे ऊपर Li को लिखा गया था, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.04 करके लिखा गया होगा, और सबसे नीचे फ्लोरीन रखा गया है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -+2.87 रखा गया। तो हम जैसे जैसे हम जानते हैं कि नेगेटिव में जितना अधिक रहेगा वो उतना ऊपर होगा और पॉजिटिव वाला धीरे धीरे नीचे चलता जाएगा। हम ECS बना दें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ABCD में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए आप लिखो, तो जिसका नेगेटिव जितना अधिक है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना ऊपर होगा, तो इसमें B सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद D वाला है तो उसके बाद D होगा, फिर प्लस में है तो प्लस में 0.34 है, 0.34 C और प्लस 1.5 वोल्ट है A। ऐसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बन गई। क्या है, चार धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना है। इन धातुओं के सक्रियता का घटता क्रम हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो धातुओं की सक्रियता क्रमशः कम होती जाती है। Li की सक्रियता सबसे अधिक है, तो सक्रियता का घटता क्रम क्या है, B सबसे ऊपर है, सबसे अधिक सक्रिय होगा, फिर D है, फिर C है, फिर A। या आप चाहोगे तो ऐसे भी दिखा सकते हो। आ रही बात समझ में? B की सक्रियता सबसे अधिक है, A की सक्रियता सबसे कम है। आप कामा कामा करके ऐसे दे दो या ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो। फिर देखो दिया है NaMgCuAu की सक्रियता का घटता क्रम लिखना है। सक्रियता एक बात ध्यान रखोगे, घटता क्रम दिया है तो इसको तुरंत अंडरलाइन करो, और घटता क्रम लिखना है तो उसी तरह, नहीं तो आप पता चलता है कि इसी साथ बना लोगे और बढ़ता क्रम जल्दी जल्दी करके बढ़ता क्रम लिख करके और चले आओगे। तो घटता क्रम दिया है, उसी तरीके से यहाँ घटता क्रम दिया है, इसको अंडरलाइन करिए। और आप विद्युत रासायनिक श्रेणी इन चारों से संबंधित बना दो। ECS है विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखो तो इसमें सबसे ऊपर Na है, उसके नीचे Mg है, फिर Cu है और फिर Au दिख रहा होगा यहां पर। अब इसमें देखो तो ऐसे ही इसी क्रम में दिया हुआ है, तो घटता क्रम इसका पूछा है, तो Na की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी, उससे कम Mg की, उससे कम Cu की, उससे कम Au की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। आप चाहोगे घटता क्रम लिखना है, Na का सबसे अधिक, Mg का उससे कम, Cu का उससे कम, Au का सबसे कम। देखो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार रंगहीन लवणों के विलयन अलग अलग परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबाई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? इसमें तांबे की पट्टी डुबाई जा रही है, तांबे की पट्टी यानी कि कॉपर की छड़ उसमें डाली जाती है, तो कब नीला हो जाएगा? पीछे आप पढ़े हो कि कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के पात्र में रख दिया जा रहा है, या कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन धातु की छड़ डुबाई जा रही है। विलयन धीरे 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 रंगहीन हो जा रहा है क्योंकि CuSO4 से वो Cu में परिवर्तित हो रहा है। CuSO4 रहेगा तो Cu2 पॉजिटिव होगा, और Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट
में क्यूप्रिक आयन के विलयन का रंग नीला होता है, इसके कारण से वो नीला दिखेगा। यहाँ पे तांबे की पट्टी डुबाई जा रही है, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? अंत में नीला हो जाएगा, यानी कि Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव स्टेट में CuNO3 के होल ट्वाइस में परिवर्तित होने वाला है। तो कहां से, इसमें से किस में आप डुबाओगे तो वो CuNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा। हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लें इससे संबंधित जो जो धातु दिया हुआ है। देखिए ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप Cu को लेते हुए बनाइएगा, क्योंकि Cu के नीचे जो धातु रहेगा उसके विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देगा कॉपर, उसे वही बस कंपाउंड बनाएगा Cu का। तो इसमें Ca सबसे ऊपर है, Zn उसके नीचे है, फिर उसके बाद Pb है, Cu है और Ag। Cu को हम इस कारण से लिखे हैं क्योंकि Cu की ही पट्टी, कॉपर तांबे की ही पट्टी डुबाई जा रही है और विलयन पूछ रहा है कि कब नीला हो जाएगा, किसमें आप डुबाएंगे तो नीला हो जाएगा। तो निश्चित रूप से CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा तभी विलयन नीला होगा। इसमें देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में CaZnPb CuAg, पता चल गया कि जब सिल्वर इसमें कैल्शियम नाइट्रेट में अगर डुबाएंगे कॉपर धातु की क्षण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि कैल्शियम इन तीनों में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, और जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में CaZnPb ऊपर है तो कॉपर जो होगा वो इनके धातु के विलयन से इनको विस्थापित नहीं कर पाएगा, अपना कंपाउंड नहीं बना पाएगा। Ag चूंकि Cu से नीचे है तो क्या करेगा, AgNO3 प्लस Cu कन्वर्ट्स इनटू CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस Ag, दो मोल ले लो इसको, 2Ag कर दो। क्यूप्रिक आयन के विलयन का रंग नीला होता है क्योंकि क्यूप्रिक आयन का रंग नीला होगा, CuNO3 का होल ट्वाइस है, Cu2 पॉजिटिव स्टेट में रहेगा, विलयन का रंग जो होगा वो नीला हो जाएगा। एक बात देखो, आप प्रश्न देख करके तुरंत विद इन सेकंड आप बता दोगे कौन सा किसके साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो जैसे आपको दे दे कि कुर्सी दिया है, मेज दिया है और पेन दिया है, और एक और दे दिया है कुर्सी, मेज, पेन और एक उदाहरण दिया है रोटी। पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो इसमें कुर्सी बैठने के लिए, मेज जो है कुर्सी बैठने के लिए है, मेज लिख करके पढ़ने के लिए है, पेन जो है क्या है, लिखने के लिए है। इन सबसे भिन्न क्या है? रोटी। या आप और एक ले लो, आप ले लो ईंट है, बालू हो गया, सीमेंट है, और एक उदाहरण और लो, आप ले लो इसमें आदमी। कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? ईंट, बालू, सीमेंट, ये तीनों चीजें जो होंगी वो मकान के निर्माण में भाग लेंगी, या निर्जीव है और आदमी जो है वो सजीव है, तो इसमें आदमी जो होगा वो भिन्न हो। आ जाओ इसको देखो, यहां पे देखो कुर्सी, मेज, पेन और रोटी दिया है, तो ये सब चीजें जो है वो पढ़ाई में यूज होने वाली हैं या बैठने के लिए, और निर्जीव टाइप का ये भी निर्जीव है, लेकिन ये खाने में यूज आएगा और इन तीनों का प्रयोग व्यक्ति करेगा अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए। इसमें देखो वैसे ही क्या है कि कॉपर हो गया CaZnPb, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर है, और Ag क्या है, नीचे है। यही केवल एक भिन्न वाला है, तो इसके कारण से यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, Cl2 converts into Cl1 negative, Cr3 positive converts into Cr, Cr2O7 2 negative converts into Cr3 positive, और MnO4
परमैंगनेट आयन है, कन्वर्ट्स इनटू Mn2 पॉजिटिव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, पूछ रहा है कि उपर्युक्त चारों में से प्रबलतम अपचायक कौन सा है। IIT 2017 में पूछा है, कैसे निकलेगा प्रबलतम अपचायक। विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला अनुप्रयोग याद रखो, याद करिए क्या था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं आक्सीकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है और अपचायक क्षमता क्रमशः घटती जाती है। था ऐसा ना? क्या होगा? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बना लो, इसका नेगेटिव वाला जो रहेगा जितना अधिक नेगेटिव है उतना अधिक ऊपर, पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला जितना अधिक उतना नीचे। तो हम देखें इसमें तो केवल यही तो एक ऑप्शन है जिसमें कि नेगेटिव इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, बाकी सब पॉजिटिव है। इसमें अगर आप बनाओगे विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओ तो इसमें आप सबसे ऊपर से आप पॉजिटिव को रखोगे, फिर उसके नीचे आप इसको रखेंगे, फिर उसके नीचे ये Cl वाले को सबसे नीचे Mn वाले को रखा जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे नेगेटिव वाला सबसे ऊपर रहेगा, जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे पॉजिटिव की तरफ वो बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव में मान जितना अधिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना नीचे। इसमें क्या है, प्रबलतम अपचायक ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम क्या करें, इसको A कर दें, इसको B कर दें, इसको C कर दें और इसको D कर दिया जाए, ऐसे कर दिया गया है। तो इसमें प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा? प्रबलतम अपचायक जो होगा वो Cr होगा। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही, Cr प्रबलतम अपचायक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बनाओगे नेगेटिव वाला सबसे ऊपर, फिर जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे पॉजिटिव वाला बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या है, नेगेटिव वाला सबसे ऊपर Cr3 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cr है। तो प्रबलतम अपचायक पूछा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता घटती जाएगी, यानी कि जितना ऊपर स्थित है उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक है। तो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि दिया हो कि Cl1 नेगेटिव होगा, कि Cr होगा, कि Cr3 पॉजिटिव होगा, कि Mg2 पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बी वाला सही है, Cr जो होगा वो प्रबलतम अपचायक होगा। स्क्रीनशॉट देखो, एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे अभी आईआईटी 2017 का क्वेश्चन बताया गया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन टाइप का ही है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। दो क्वेश्चन दिया गया है, आप ध्यान से देखो। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर इनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है। हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता घटती जाती है। यहाँ पे बढ़ती हुई अपचायक क्षमता, तुरंत अंडरलाइन करिए प्रश्न पढ़ते ही, बढ़ती हुई अपचायक क्षमता। नहीं तो सब कुछ हम जानते रहते हैं, सब हम अरेंज कर लेते हैं सही, लेकिन उसको जब लिखना होता है लास्ट में आंसर सब गलत हो जाता है। तो इसलिए घटता बढ़ता क्रम दोनों दिया रहेगा, तो बढ़ता क्रम घटता क्रम लिखा जाना बहुत आवश्यक है। आप क्या करोगे, इससे संबंधित जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दो, ECS। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया रहता तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, और यदि दिया है तो अच्छी बात है। इसमें देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख करके बनाएं। पॉजिटिव जो रहेगा वो नीचे रहेगा, नेगेटिव वाला जो रहेगा जितना अधिक नेगेटिव विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना ऊपर। इसमें आप देखोगे के सबसे ऊपर है, नहीं भी वैल्यू दिया रहेगा तब भी हम कर सकते हैं। वैल्यू दे दिया है तो आपका आधा से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। बस आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके ECS आप बनाओ। सबसे कम 2.93 पोटेशियम का हो गया, फिर इसके बाद Mg। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम बना रहे हैं, फिर Cr क्रोमियम, फिर पॉजिटिव दो दिया है तो इसमें Hg ऊपर Ag नीचे, Hg ऊपर Ag नीचे हो गया, बन गया विद्युत रासायनिक श्रेणी।
100% क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन 1% से ही आपका पता चलेगा कि प्रश्न जो दिया गया है उसका सही आंसर लिखे हो कि नहीं। इनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में आप याद करिए विद्युत रासायनिक श्रेणी एसीएस का अनुप्रयोग, उसमें आपको पहला बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है, अपचायक क्षमता क्रमशः घटती जाती है। यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता घटेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्रमशः बढ़ेगी। तो इसमें अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम लिखना है। एजी की अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, आक्सीकारक क्षमता, अपचायक क्षमता बोला किसको जाता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को आक्सीकारक क्षमता बोलते हैं। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी अधिक होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अत्यंत प्रबल क्षमता उसके पास है, तो वो पीरियोडिक टेबल में सबसे प्रबल आक्सीकारक है। और अपचायक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को बोला जाता है। तो सक्रियता जैसे जैसे मेटल का बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अपचायक क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए एजी फिर इससे अधिक Hg का है, इससे अधिक Cr का है, इससे अधिक Mg का है और सबसे अधिक K का है। आ रही बात समझ में? इसमें Ag का सबसे कम और K का सबसे अधिक। K विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर भी है इन तत्वों में, तो K की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी। आप पढ़े हो कि धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः घटती जाती है। नीचे जाकर के उत्कृष्ट धातु हैं, उत्कृष्ट धातु उनको Ag, Au, Pt जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे हैं, इस कारण से बोला जाता है क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और प्रकृति में सामान्यतः वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसके कारण से उनको उत्कृष्ट धातु बोला जाता है। तो इसमें इस प्रकार से ये अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। आप ये अगर नहीं भी ग्रेटर लेसर का चिन्ह लगाते हो, केवल Ag, Hg, Cr, Mg और K ऐसे कर दो ये भी सही है। लेकिन आपको जानना सब कुछ चाहिए। ये हमेशा बड़ा का चिन्ह ये ऐसे लगाते हैं A, B, जिधर इसका मुंह रहेगा वो बड़ा होता है, जिधर इसका पूंछ होता है वो छोटा होता है। तो A इज ग्रेटर देन B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो B A, B इज लेसर देन A। ये घटता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। हमेशा मुंह जो होगा वो बड़े की तरफ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ रहा है कि अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो ऐसे कर रहे हो, अपचायक क्षमता का घटता क्रम कह देगा बस तुरंत आप Ag, Hg, Cr, Mg की कर दोगे। बड़ा हमेशा बड़ा रहेगा, वो बढ़ता क्रम पूछ रहा हो चाहे घटता क्रम पूछ रहा हो। अगर दिया है 8 और 10 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो आप कर दोगे 8 इज ग्रेटर देन 10। कह देगा कि घटते क्रम में इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसा आप नहीं करोगे, ऐसे कर दोगे नहीं। अगर घटता क्रम पूछ रहा है तो क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 8। बढ़ते क्रम में जो सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में लिखिए और घटते क्रम में सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए। मुंह जो होगा ग्रेटर लेसर का हमेशा बड़े की तरफ रहेगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब देखो तो इसमें आपसे पूछा था कि बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में हम क्या किए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लिए इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख करके, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता क्रमशः घटती जाएगी, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्रमशः बढ़ेगी। तो अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। एक प्रश्न और है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cl, I, Ag, Na और Li का दिया हुआ है। इसमें कह रहा है घटती हुई अपचायक क्षमता, तुरंत अंडरलाइन करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, केवल देखते मत रहो, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और तुरंत सॉल्व करिए। तो ये घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में आपसे पूछ रहा है, आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओ इसी संबंधित तत्वों से।
एसीएस बनाओगे 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओ, जो निगेटिव में जितना अधिक विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना ऊपर, एल सबसे ऊपर है। फिर क्या है, निगेटिव आप देखो Na है। फिर 3 पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू में इसका कम है, आई हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इसमें दिया है Ag, फिर दिया हुआ है Cl, कहा है कि घटती हुई अपचायक, हमको विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता क्रमशः घटती जाएगी। घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित है। देखिए तो Li घटता हुआ क्रम लिखना है। अभी हम बताए हैं कि घटता हुआ क्रम यदि लिखना होगा तो जो सबसे अधिक है उसको पहले लिखिए और क्रमशः छोटा लिखते जाइए, और बढ़ता क्रम यदि लिखना है तो जो सबसे अधिक है उसको सबसे लास्ट में, फिर क्रमशः घटता पीछे लिखते जाइए। तो घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम यहां पे देखो, यही ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसमें घटती हुई अपचायक क्षमता, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें ऑप्शन पहले मत देखिए, आप सीधा पहले देख करके अपना सॉल्व करो, उसके बाद फिर ऑप्शन देख करके उसको सही कर दीजिए, नहीं तो अक्सर गलती होती है। देखो तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लिए, इसमें Li सबसे ऊपर। क्यों Li सबसे ऊपर है? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में उतना अधिक है, तो नेगेटिव में जितना अधिक रहेगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना ऊपर रहेगा। तो हमको अगर इसका घटता क्रम लिखना है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता क्रमशः कम होती जाएगी। तो अपचायक क्षमता का घटता क्रम यही है, Li का सबसे अधिक होगा। घटता क्रम पूछे, बढ़ता क्रम पूछे, बड़ा हमेशा बड़ा होगा। अपचायक क्षमता इसकी सबसे अधिक है तो सबसे अधिक लिखा जाएगा, Na का, I2 का, Ag का, और गामा नहीं, ऐसे लगा दो, और कामा लगाओगे तो सब में कामा आप लगाइए, Li, Na, I2, Ag, Cl2, ऐसा क्रम। लेकिन ये आपको लगाने आना चाहिए, इसलिए कि आपके प्रश्न में हो सकता है कि ऐसे ही 4 ऑप्शन करके दिया रहे, आपको पता ही नहीं रहेगा कौन बड़ा है तो कौन छोटा है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें Li का सबसे अधिक है। अगर यही पूछता कि बढ़ता हुआ क्रम यदि पूछेगा, आप इसको उलट दो, इसको उलट दोगे तो अगर बढ़ता क्रम पूछे तो Cl2, Ag, I2, Na, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना। इसमें हम लिख दें बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 9वां प्रश्न है, दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर Li1 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव, ध्यान देने वाली बात यही है, क्रमशः दे दिया है +3.05, +2.73, +2.71 तथा +2.37 वोल्ट है। प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? प्रबल ऑक्सीकारक हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऑक्सीकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाएगी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जितना नीचे रहेगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अधातु फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है अगर सामान्यतः इस तरीके से देखा जाए, और धातु जो मेटल होता है वो प्रबल अपचायक होता है। Li प्रबल अपचायक है। प्रबल ऑक्सीकारक इसमें पूछ रहे हैं, आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओ। ध्यान देना थोड़ा सा, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है। मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं, मानक अपचयन विभव के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो जो भी वैल्यू रखी गई है वहां पे वो सभी का सभी मानक अपचयन विभव रखा गया है, और यहां पे ऑक्सीकरण विभव दिया है। ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मानक अपचयन विभव अगर लिखना होगा तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे Li1 पॉजिटिव Li हो जाएगा, Ba2 पॉजिटिव,
हम जिस तरीके से जानते हैं उसी तरीके से कर लें। तो यहां पे हम लिख दें ई स्टैंडर्ड Li 1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Li बराबर प्लस दिया है मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे दिया है, मानक हो गया स्टैंडर्ड। अब यहां पे क्या है Li 1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Li कितना हो जाएगा -3.05। ऑक्सीकरण विभव दिया था पॉजिटिव में, अपचयन विभव लिखेंगे तो नेगेटिव में होगा। फिर ई स्टैंडर्ड Ba 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ba इज इक्वल टू कितना, दूसरा -2.73 वोल्ट। फिर ई स्टैंडर्ड Na 1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Na बराबर -2.71 वोल्ट। फिर ई स्टैंडर्ड Mg 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Mg बराबर कितना -2.37। इतना हो गया। इसमें प्रबल आक्षिकारक पूछ रहा है, हम ईसीएस बना दे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बनाओगे तो नेगेटिव में जितना अधिक है उतना ऊपर होगा, Li हो गया, फिर Ba हो गया, फिर Na हो गया, फिर Mg हो। क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आक्षिकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है, अपचायक क्षमता क्रमशः घटती जाती है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आक्षिकारक क्षमता बढ़ेगी, आक्षिकारक क्षमता बढ़ेगी। सबसे प्रबल आक्षिकारक पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। यहां आक्षिकरण विभव दिया हुआ है, आक्षिकरण विभव हम अपचयन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं तो तत्वों के बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है। यहां आक्षिकरण विभव दिया हुआ है तो इसको नेगेटिव में करके और ऐसे लिखते जाओ, कर लोगे एकदम आसान सा। और थोड़ा सा ये हटा करके अपचयन विभव की जगह पे आक्षिकरण विभव, अगर सामान्यतः इस तरीके से करेंगे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव में सबसे ऊपर है, सबसे नीचे रख दोगे। तो ये ध्यान देने वाली बात यही है कि आक्षिकरण विभव दिया है, इसको आप अपचयन विभव में चेंज करोगे तो सबसे ऊपर ही रहेगा वैसे। ठीक है, अब देखो 10वां प्रश्न है, ऐसे दे करके पूछ देता है कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं। आप अभिक्रिया संभव है कि नहीं, अभिक्रिया की संभाव्यता की संभावना बताया गया है। हम ई स्टैंडर्ड, तो ई स्टैंडर्ड बराबर ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल करके निकाल लेते हैं। यदि ई स्टैंडर्ड का मान पॉजिटिव है अभिक्रिया संभव होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया, एक चार्ट आपको बनवाया गया है कि ई और ई स्टैंडर्ड यदि पॉजिटिव होगा या जी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होगा तो अभिक्रिया संभव होगी, 0 होगा तो साम्यावस्था पे होगा। अरे बात समझ में क्यों, देखिए आप पढ़े हैं डेल्टा जी बराबर -NF, ई पॉजिटिव रहेगा तभी डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहेगा। ये स्टैंडर्ड आप रखोगे तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ई स्टैंडर्ड पॉजिटिव रहे या डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव रहे, अभिक्रिया संभव होगी। यहां पे कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया नहीं है, ऐसे आपको बताना है कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं। इसमें देखो हम पहला समीकरण लिख दे रहे हैं, 2 बताएंगे, 2 आप खुद सॉल्व करिएगा। ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag कन्वर्ट्स इनटू AgNO3 प्लस Z। सबसे पहले इसमें देख लो किसका आक्षिकरण किसका अपचयन, कौन आक्षिकारक कौन अपचायक है। Zn पॉजिटिव हो गया, Ag 0 हो गया, यहां पे Ag 1 पॉजिटिव, Zn 0 हो गया। कोई चार्ज नहीं दिया है यानी कि आक्षिकरण संख्या 0 है। इसको तोड़ेंगे आप, ये अपघटित हो जाएगा, Zn 2 पॉजिटिव NO3 1 नेगेटिव में, चार्ज इतना हो गया। अब इसमें देखो Zn 2 पॉजिटिव से Zn 0 हो रहा है, कोई चार्ज नहीं है यानी कि आक्षिकरण संख्या 0 है। इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी कि ये आक्षिकारक है। जिसका आक्षिकरण होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन होता है वो आक्षिकारक होता है। आक्षी और अप एक पदार्थ के साथ दोनों जुड़ता है। अगर आक्षिकरण हो रहा होगा यानी कि वो अपचायक होगा, अपचयन हो रहा होगा यानी कि वो आक्षिकारक होगा।
यहाँ पे AG 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण बोला जाता है। ऑक्सीकरण हो रहा है यानी ये अपचायक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लो Zn और Ag का। ACS बनाओगे, कौन ऊपर कौन नीचे, Zn ऊपर है और Ag नीचे। Zn ऊपर है, Ag नीचे है। Ag नीचे है तो उसे ऑक्सीकारक का काम करना चाहिए। यहां पे Ag अपचायक का काम कर रहा है, इसलिए दी गई अभिक्रिया संभव नहीं है। संभव नहीं। आ रही बात समझ में? सबसे पहले समीकरण लिखो, ऑक्सीकरण संख्या जिसका चेंज हो रहा है उसको लिख लो Zn2 पॉजिटिव। Ag का ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं दिया है तो 0। यहाँ पे AgNO3 पे 1 नेगेटिव होता है, Ag1 पॉजिटिव होगा, Zn 0। Zn2 पॉजिटिव से 0 हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकारक है। Ag 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि अपचायक है। ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। Ag को ऑक्सीकारक का काम करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है, इसलिए दी गई अभिक्रिया संभव नहीं। आ रही बात समझ में? अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। Ag plus H2SO4 converts into Ag2SO4 plus H2। सिंपल सा एकदम। Ag विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, अम्ल और जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, इसलिए दी गई अभिक्रिया संभव नहीं। संभव नहीं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओगे, बी को यदि हम सॉल्व करें तो Ag और H2SO4 में आप हाइड्रोजन H2 हो गया, Ag नीचे होगा, ACS जो बनेगा। तो Ag चूंकि नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से, इसके कारण से अम्ल और जल से यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, यहां पे करता हुआ दिखाया गया है, इसलिए दी गई अभिक्रिया संभव नहीं होगी। हमारी बात समझ में? और इन दोनों प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा, जाओ ठीक है ना। यहां पे आप ऑक्सीकारक अपचायक भी करके इसको आप कर सकते थे। Ag का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहां पे Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहां पे क्या है, Ag विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचायक का काम करने लगा, अपचायक का कार्य करने लगा, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। हम दिखा दे रहे हैं इसको, देखिए नीचे हम दिखा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए बी वाला हम देख रहे हैं, Ag plus H2SO4 converts into Ag2SO4 plus H2। हम देख रहे हैं किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन। Ag की ऑक्सीकरण संख्या 0, हाइड्रोजन का +1, Ag का ऑक्सीकरण संख्या +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0। यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का +1 से 0 अपचयन हो रहा है, ऊपर वाला ही हम इसमें दिखा दे रहे हैं, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब कि ये ऑक्सीकारक है। और Ag 0 से +1 हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये अपचायक है। आई बात समझ में? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ECS जब आप बनाते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी हाइड्रोजन और Ag से संबंधित, हाइड्रोजन ऊपर है, Ag नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। Ag को ऑक्सीकारक का काम करना चाहिए, यहां पे Ag अपचायक का काम कर रहा है, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न दे रहा हो कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा ऐसे ही ऑक्सीकारक अपचायक करके और उसके बाद ही उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी कोविड-19 का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, आप प्रयास करें, घर पे रहें और बड़े बुजुर्गों का देखभाल करें और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।